हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम एक ऐसे बैंक की बात करने वाले हैं जिसका नेट इंटरेस्ट इनकम एचडीएफसी बैंक से फास्टर ग्रो करने वाला है। एंड सेकेंडली, इस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है एक्चुअली एचडीएफसी बैंक जैसी हो जाएगी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। एंड एक और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है इस बिजनेस के बारे में कि इस बिजनेस में 2018 टू 2019 के अंदर एक की चेंजेस हुई थी एंड वो की चेंजेस आज फाइनेंशियल्स में हम लोगों को दिखने लग गई हैं। एंड इस बिजनेस का जो मिक्स है वो भी कंप्लीटली चेंज होते जा रहा है। पर जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, रिसेंटली ट्विटर पे हमने एक बेसिकली टाइप ऑफ एक कॉन्टेस्ट करा था जिसमें हमने मेंशन करा था कि कौन इस बैंक का नेम गेस कर पाएगा। एंड जैसा हम यहाँ ट्विटर थ्रेड पे देख सकते हैं, द नेम वाज सक्सेसफुली गेस्ड बाय आदित्य। एंड एज अ रिवॉर्ड वी आर सेंडिंग अ बुक बाय द नेम ऑफ बैड मनी विच इज रिटन बाय मिस्टर विवेक कॉल। अब इस बुक में क्या इंटरेस्टिंग है कि ये बुक इंडिया की जो बैंकिंग हिस्ट्री है उसकी पूरी बात करती है। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो बैंकिंग हिस्ट्री थी उसमें क्या था, एंड इंडिया की 1950-60s में बैंकिंग के अंदर क्या हुआ, फिर 1990s और 2000 में क्या हुआ पोस्ट लिबरलाइजेशन, एंड फिर 2000s में एंड जो 2015 एंड 2017 की साइकिल थी तब तक इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री में क्या हुआ। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग बुक्स एंड बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड बुक लगी मेरे को पढ़ने की। मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी बैंकिंग सेक्टर में, बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वर्क्स जो आप पढ़ सकते हैं। तो एट एसओआईसी हम लोग ये फॉलो करते हैं अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन अप्रोच में। ये भी हमें एक बार क्वेश्चन आता है कि जैसे जो पीटर लिंच के 6 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक हैं, तो वी प्रेफर फास्ट ग्रोइंग कंपनीज। अब फास्ट ग्रोइंग कंपनीज टिपिकली कौन सी कंपनीज होती हैं? फास्ट ग्रोइंग कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी में जो ग्रोथ होती है दैट इज डिसप्रोपोर्शनेट। एंड प्रॉफिटेबिलिटी में डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ कब आती है कि यहाँ तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर हो जो इंडिया की इकोनॉमी से फास्टर ग्रो कर रही है, या फिर ये ऐसी कंपनीज हो जो अपने जो बाकी कंपनीज हैं कंपेटिटर्स हैं उनसे जो मार्केट शेयर है ग्रैब करते जा रहे हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखाता हूँ ऑलमोस्ट 15 to 17 कंपनीज का लास्ट 3-4 ईयर्स की, अगर आप इन कंपनीज की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ देखते हैं, तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। तो यहाँ अगर हम जो कंपनी है उसका पैट देखते हैं, सिर्फ ये कंपनी ए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, तो कंपनी ए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 में 29 करोड़ था एंड ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे ऑलमोस्ट 130 करोड़ के आसपास है। तो हमारा जो पहला की रूल है फास्ट ग्रोथ का, दिस कंपनी इज मीटिंग। सेकेंडली, इस कंपनी का अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ 34% के आसपास है। अगेन हमारा जो सेकंड रूल है आरओसी का वो मीट हो रहा है। फिर मैं आपको एक कंपनी और दिखाता हूँ, तो ये दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ द एसओआईसी पोर्टफोलियो। सो दिस कंपनी यूज्ड टू डू 2018 में 41 करोड़ का पैट, बट 2019 में दिस कंपनी वाज डूइंग अ लॉस ऑफ 3 करोड़। देन ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे दिस कंपनी इज डूइंग अ पैट ऑफ 116 करोड़। तो दिस इज अ टर्न अराउंड सिचुएशन एंड रिसेंटली हमने इसकी बात भी करी थी 2 वीक्स पहले हमारे चैनल पे। सो अगेन दिस कंपनी विल ग्रो वेरी फास्ट एंड नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में यहाँ से इनका पैट डबल होने का चांस है। एक और मैं आपको कंपनी सी दिखाता हूँ। कंपनी सी में पैट आज से 3-4 साल पहले 79 करोड़ था, विराज ट्रेलिंग 12 मंथ पे पैट आज 980 करोड़ के आसपास हो गए। अगेन पैट में ग्रोथ यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ग्रोथ इस कंपनी की 13 to 14x के आसपास है। एंड कंपनी का जो ग्रोथ मार्केट कैपिटलाइजेशन में आया दैट इज इवन फास्टर। सो दिस इज द फिलॉसफी दैट वी फॉलो एट एसओआईसी। अब इस फिलॉसफी में कभी कभी क्या होता है, अगर 15-17 कंपनीज हैं तो 2-3 कंपनीज माइट डू बैड, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे अगर अर्निंग्स ग्रोथ आ जाती है तो काफी अच्छा हो जाता है। तो रिसेंटली जो एसओआईसी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमने 3 अक्टूबर को एक वेबिनार करा था जिसमें हमने अपनी एसओआईसी की पोर्टफोलियो अप्रोच डिस्कस करी थी। सिमिलरली 14 नवंबर को हम एसओआईसी स्टूडेंट्स के लिए एक और वेबिनार करेंगे विच इज अ पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप। लिंक टू द मेंबरशिप इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ कमिंग टू द बैंक एनालिसिस। अब बैंक्स के अंदर एक चीज काफी इंटरेस्टिंग क्या होती है जो आपको काफी कम लोग समझाते हैं, इसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट ट्री। अब आपको ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब हम इस बैंक की वैल्यूएशन करेंगे तब आप इस चीज की जो इंपॉर्टेंस है उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। रिटर्न ऑन एसेट ट्री हमें क्या बताता है कि एक्चुअली में जो एनालिस्ट होते हैं, अगर आप किसी भी एनालिस्ट का क्वेश्चन सुनेंगे कॉन कॉल्स के अंदर, या किसी भी एनालिस्ट की जो ब्रोकरेज रिपोर्ट अगर आप वो पढ़ते हैं, या फिर अगर आप जनरली इंटरव्यू सुनते हैं मैनेजमेंट्स के भी बैंक्स में, तो वो 2 चीज़ों की जनरली ज़्यादा बात करते हैं, ROA एंड ROE। एंड ROA एंड ROE आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन एक बैंक का एसेट क्वालिटी क्या है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है और किस टाइप के प्रोडक्ट्स के अंदर ऑपरेट कर रहा है।
कुछ बैंक हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं फेडरल बैंक का, फेडरल बैंक में कभी भी ROE 15-16% इस वजह से नहीं आ पाई क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट मिक्स है उसके अंदर यील्ड काफी लो रहता है, तो इस वजह से उस बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफी कम रहता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में देखा है जो ग्रॉस मार्जिन होता है, सिमिलरली बैंक्स के केस में जो ग्रॉस मार्जिन होता है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। पर यहाँ पे एक बार हम फर्स्ट टाइम आपको ROA ट्री दिखाते हैं जो आई थिंक आपको काफी कम लोग सिखाते हैं। तो ROA ट्री को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है कि पहली लाइन आइटम क्या आती है हमारे पास ROA ट्री में, दैट इज द नेट इंटरेस्ट इनकम, कि माने बैंक ने अपना जो कोर ऑपरेशंस है उसे इंटरेस्ट इनकम कितना कमाया। फिर सेकंड हमारे पास क्या चीज आती है, नॉन इंटरेस्ट इनकम, माने जो कोर ऑपरेशंस के बैंक जो उसके अलावा करता है। देन दिस लीड्स टू द टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट चीज जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज दी ओपेक्स। अब ओपेक्स क्या होता है बैंक के केस में, ओपेक्स माने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, एम्प्लॉय कॉस्ट आता है, बेसिकली जो रेंट का कॉस्ट है, अगर आपने ब्रांचेस सेटअप कर रखे तो रेंट का कॉस्ट आता है, फिर आपका जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट है वो भी आता है। सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ ओपेक्स। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जब बैंक इनिशियली इन्वेस्टमेंट फेज में होता है, जब वो बहुत ज्यादा ब्रांचेस सेटअप कर रहे होते हैं, तो उनका जो ओपेक्स होता है वो बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाता है, तो इस टाइम पे बैंक की जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो होती है वो भी काफी ज्यादा हो जाती है। तो अगर हम ओपेक्स की बात करते हैं तो ओपेक्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बैंक्स में क्या होता है कि जब एक टाइम के बाद ब्रांचेस लगनी बंद हो जाती हैं एंड उसके बाद जब आपकी इंटरेस्ट इनकम के अंदर ग्रोथ आती है तो उससे क्या होएगा कि आपके जो ओपेक्स है, आपके कॉस्ट की ग्रोथ रुक जाती है एंड दैट लीड्स टू बेसिकली डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। तो सेकंड यहाँ पे हमारे पास आइटम आती है ओपेक्स की, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की। आई थिंक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए अगर आपको ये तीन चीजें समझ आई या नहीं आई। ओपेक्स के बाद हमारे पास क्या आता है, वी गेट प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। माने बैंक के केस में मेजरली दो खर्चे होते हैं। पहला खर्चा होता है ओपेक्स का, सेकंड खर्चा होता है क्रेडिट कॉस्ट का, भी हम उसकी बात करेंगे। बट इसको हम कहते हैं पीपॉप, जो ओपेक्स और क्रेडिट कॉस्ट के बीच में, अब जो यहाँ ओपेक्स यहाँ जो प्रोविजनिंग के बीच की जगह होती है उसको हम पीपॉप कहते हैं। पीपॉप का मतलब प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, माने प्रोविजनिंग से पहले ये बैंक कितना मुनाफा कमा पा रहा है। तो या इसको हम देखते हैं जैसे कहते हैं पीपॉप। पीपॉप के बाद हमारे पास क्या आता है, दैट इज बेसिकली प्रोविजनिंग एंड लोन लॉसेस। तो इसको हम और बैंकिंग की टर्म्स में इजीली हम इसको क्रेडिट कॉस्ट भी कहते हैं। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब क्या कि ये बैंक कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी प्रोविजनिंग कर रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एडवांसेस। माने अगर बैंक का जो कितने लोन खराब हो रहे हैं, कितना बैंक को उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग करना पड़ रहा है, तो ये सेकंड मेन कॉस्ट है बैंक्स के केस में। तो ये पूरी लाइन आइटम्स आती हैं। इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, उसके बाद टैक्सेशन के बाद हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। अब यहाँ पे एनालिस्ट क्या देखते हैं, रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन एसेट का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स, या फिर कई लोग जो एसेट्स का एवरेज है वो भी यूज करते हैं। एंड जो रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फॉर्मूला है, दैट इज योर नेट इनकम अपॉन एवरेज इक्विटी। तो अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की आपको क्या लेके जानी चाहिए कि अगर रिटर्न ऑन एसेट से पहले जो लीवर्स हैं, माने अगर किसी एक बैंक को अगर थ्रू द जर्नी ऑफ री रेटिंग जाना है तो कौन कौन से लीवर्स मूव करने चाहिए। पहला जो लीवर मूव करना चाहिए दैट इज ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। माने कि अगर आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो जाए, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाएं जहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बेटर हैं, तो वो पहला लीवर है प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने का। सेकंड की लीवर यहां पे क्या होता है, जैसे बैंक में सबने सुना होगा कि जो लायबिलिटी साइड है उसको अगर आपने फिक्स कर दिया, सो देन दैट इज द सीक्रेट फॉर सक्सेस। लायबिलिटी माने आप पैसा कहां से लेते हैं, सोर्सेज ऑफ योर फंड्स। तो अगर बैंक के अंदर अगर सोर्सेज ऑफ द फंड्स लो हो, माने कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी लो हो, सो दैट इज सेकंड की रीजन फॉर सक्सेस इन बैंकिंग। क्योंकि जितना लोअर कॉस्ट ऑफ फंड उतना लोअर मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर, राइट। एंड थर्ड की यहां पे सक्सेस रीजन क्या आता है कि अगर आप अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अब एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, जो मैनेजमेंट है दैट शुड हैव अ वेरी गुड आई फॉर रिस्क, कि मैनेजमेंट को आइडिया होना चाहिए कि नेक्स्ट रिस्क कहां से आने वाले हैं। अगर आपका क्रेडिट कॉस्ट लो रहता है तो आपकी जो नेट इनकम है वो बढ़ सकती है, राइट। एंड अगर नेट इनकम बढ़ती है तो आपका रिटर्न ऑन एसेट बढ़ सकता है, रिटर्न ऑन एसेट बढ़ता है तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ सकता है। एंड दीज आर द की लीवर्स व्हिच मूव द बैंकिंग वैल्यूएशंस। अगर आप किसी भी बैंक को देख लें, अगर आज कोटक बैंक 5.3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, रीजन क्या है, क्योंकि उसका रिटर्न ऑन एसेट मोर देन 2% है।
अगर HDFC बैंक 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, रीजन क्या है? क्योंकि उसका रिटर्न ऑन एसेट इज लेस देन 2%। अगर आज आवास फाइनेंस मोर देन 70 टाइम्स पीई रेशियो पे ट्रेड करता है, उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि उसका रिटर्न ऑन एसेट इज मोर देन 2.5%। So these are the levers which move the valuations when it comes to banking and finance. आपको ये कोई सिखाता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको ये सिखाई देते हैं। And do let me know in the comment section अगर आपको ये चीज मीनिंगफुल लगी या नहीं। So over the years जो वॉरेन बफेट है, इनकी 3 की क्या क्राइटेरियाज क्या है बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का? तो बार बार इनसे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, तो बार बार जो इनके एनुअल रिपोर्ट्स है उनके अंदर भी इन्होंने मेंशन करें कि ये 3 ही चीजें देखते हैं बैंक के अंदर। फर्स्ट थिंग ये क्या देखते हैं बैंक के अंदर कि चीपर कॉस्ट ऑफ फंड्स, माने लोअर कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज। तो बैंक को यू हैव टू व्यू एज अ प्लेटफॉर्म, माने है तो प्लेटफॉर्म बिजनेस नहीं, बट स्टिल अगर आप एक प्लेटफॉर्म की तरह व्यू करें तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। तो बैंक करता क्या है कि जो एसेट साइड है एंड जो लाइबिलिटी साइड है उसको एक दूसरे से मिलाता है। एंड जो लाइबिलिटी साइड है वो बैंक का सोर्सेज ऑफ फंड होता है, जैसे बैलेंस शीट पे हमने देखा ही है। अब सोर्सेज ऑफ फंड में बैंक के लिए क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स आते हैं? पहला की सोर्स ऑफ फंड आता है, दैट इज कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। कासा को इतना ज्यादा की और स्टिकी क्यों माना जाता है? जस्ट इमेजिन अगर आपने किसी बैंक के अंदर करंट अकाउंट खोला हो, अगर आपको बंद कराना हो तो आप बंद ही नहीं कराने जाएंगे। एंड सेकेंडली इस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ये काफी कम रहता है, तो बैंक के लिए बहुत ज्यादा स्टिकी होता है एंड बैंक के लिए काफी ज्यादा सस्ता होता है कासा। सेकेंड जो की सोर्स ऑफ फंड आता है दैट इज टर्म डिपॉजिट्स। अब टर्म डिपॉजिट्स पे बैंक्स को थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, बट दीज आर ऑल्सो जनरली बेटर देन होलसेल डिपॉजिट्स। होलसेल डिपॉजिट्स क्या होती हैं कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो अपना मनी आके बैंक्स के पास पार्क करते हैं, एंड जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो होलसेल में आके मनी पार्क करते हैं, दे आर यील्ड हंग्री, माने इनको 1-2% भी कहीं फालतू मिल गया तो ये अपना वहां से पैसा हटा के किसी और बैंक के अंदर डाल देंगे। तो होलसेल डिपॉजिट्स हैं टिपिकली इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटीज में। फिर अगर हम एसेट साइड पे देखते हैं तो एसेट साइड पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं। एक तो बैंक है जो जैसे हमने इंडसइंड का एग्जांपल लेता हूं, तो जो कमर्शियल व्हीकल लोन्स हैं ये इसके अंदर स्पेशलाइज करते हैं। सेकेंडली बैंक्स हैं लाइक आईसीआईसीआई बैंक, जो रिटेल लोन्स हैं ये इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेशलाइज करते हैं। माने आईसीआईसीआई की आज मोर देन 60% बुक इज मेड अप ऑफ रिटेल लोन्स। अब रिटेल लोन्स के अंदर क्या एग्जांपल्स आते हैं? माने जो जस्ट एज एन एग्जांपल जो मॉर्गेज लोन्स हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिटेल लोन्स। फिर थर्ड टाइप ऑफ लोन्स हमारे पास जो कॉर्पोरेट लोन्स है वो आते हैं। तो यहाँ पे आजकल जो HDFC बैंक है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो रखा है, एंड जो रिटेल लोन्स उनका बुक का ऑलमोस्ट 44% रह गया। एंड बैंक के अंदर जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठता है दैट इज द मैनेजमेंट। अब सेकंड की क्राइटेरिया जो वॉरेन बफेट हमें कहते हैं कि व्हाट इज द की फॉर सक्सेस इन बैंकिंग इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट दैट अंडरस्टैंड्स द रिस्क इज द वन जो आपको बैंकिंग में चाहिए। As Warren Buffett says, management makes all the difference that is there to be made in banking. तो सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक की आज हम बात करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि 2016-2017 तक आईसीआईसीआई बैंक की जो एसेट क्वालिटी थी उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही थी। एंड साथ साथ अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने को देखने को मिलती है कि इनका जो इनकी GNPA रेशियो है वो ऑलमोस्ट इनका 2015 to 2018 में ऑलमोस्ट 3x के आसपास ऊपर चला गया था। एंड 2016-2017 में आरबीआई ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी थी, दैट वाज एसेट क्वालिटी रिव्यू। क्योंकि 2012 के बाद जब साइकिल ओवर हुई थी तो आरबीआई ने देखा कि काफी सारे बैंक्स अपने जो बैड एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर ही नहीं कर रहे, बार बार रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे एसेट्स की। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू से दे हैड टू प्योरली कम आउट। एंड अगर इनकी एनुअल रिपोर्ट देखते हो उस टाइम पे तो दिस इज द एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम 2017-2018 टाइम। तो NPAs according to the bank were somewhere close to 26,221 crores, बट RBI के अकॉर्डिंग इनका जो ग्रॉस NPA था वो 31,325 करोड़ के आसपास था। एंड जो इन्होंने प्रोविजनिंग करी थी, इनकी प्रोविजनिंग थी कुछ 13,258 करोड़ की, प्लस अकॉर्डिंग टू आरबीआई इनकी प्रोविजनिंग होनी चाहिए दैट वाज 14,328 करोड़ की। एंड प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जो फर्क था ऑलमोस्ट 10% के आसपास का था। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट टू नोट। एंड बाद में जो पुराने बैंक की मैनेजमेंट है दैट गॉट चेंज्ड, क्योंकि जो कुछ पुराने इश्यूज थे जिनकी हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, दे बेसिकली केम आउट इन द पब्लिक। तो यहाँ पे 2018-2019 में एक बहुत पावरफुल मेंटल मॉडल प्ले आउट करा, दैट इज चेंज ऑफ द मैनेजमेंट। एंड मिस्टर संदीप बख्शी टुक ओवर एज द MD ऑफ द बैंक। एंड संदीप बख्शी का क्या बैकग्राउंड है कि 1986 से जो आईसीआईसीआई बैंक है इसके साथ अटैच्ड है, एंड डिफरेंट रोल्स में आईसीआईसीआई ग्रुप में इन्होंने
ओवर द ईयर्स परफॉर्म करा है। पहले जो आईसीआईसीआई का जो जनरल इंश्योरेंस आर्म है उसको इन्होंने स्क्रैच से सेटअप करा है। फिर 2008 टू 2009 में जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है उसके अंदर इन्होंने काम करा है। एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के अंडर हिम द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रू फ्रॉम 50,000 करोड़ समवेयर क्लोज टू 1.2 to 1.3 लाख करोड़। सो अगेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में भी इन्होंने काफी ज्यादा काम करा है। तो उसके बाद जब आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आए तो कुछ की कल्चरल चेंजेस हुई। सो फर्स्ट की कल्चरल चेंज दैट ही डिड कि बैंक की जो स्ट्रैटेजी थी उसको डिफाइन कर दिया कि जो रिटेल लोन्स है इसका जो मिक्स है हम इंक्रीज करना चाहते हैं। सेकंड की कल्चरल चेंज क्या करी कि एक्चुअली में लास्ट 3 इयर्स में मीडिया में इनकी इतनी ज्यादा अपीयरेंसेस नहीं है एंड कोई ज्यादा मीडिया में इंटरव्यूज भी नहीं है। एंड एक और यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज आती है, अगर आप कॉन कॉल्स पढ़ते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, आप कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको 2 या 3 ट्रांसक्रिप्ट्स भी दिखाता हूँ। तो एक बार जब इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन के बाद ये कॉन्फ्रेंस कॉल में क्वेश्चंस को ज्यादा आंसर नहीं करते बिकॉज दिस इज लिंक टू हिज फिलॉसफी। जो थर्ड की कल्चरल चेंज करी है इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में कि दे आर इंकरेजिंग ओपन ऑफिसेस। माने आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो मैनेजमेंट्स के अंदर डिफरेंट अथॉरिटी था उसको रिड्यूस कर रहे हैं एंड दे आर इंकरेजिंग ओपन ऑफिसेस। एंड थोड़ा बहुत स्कटल बट करके आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉइज से ये भी पता लगता है कि एक्चुअली में द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रिजुविनेटेड इन लास्ट 2-3 ईयर्स जब से यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है। एक और यहाँ पे की जो स्ट्रैटेजी चेंज क्या चल रहा है कि जो इनके इंटरनेट बैंकिंग के इनिशिएटिव्स हैं वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। तो ये 4 कल्चरल चेंजेस हैं जो इस बैंक के अंदर चल रहे हैं एंड ये सारी चीज़ें अब हम नंबर्स के अंदर भी देखना स्टार्ट करेंगे। तो पहली की इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी आईसीआईसीआई बैंक में आके कि जो रिटेल लोन्स है इसका मिक्स हम इंक्रीज करेंगे। जो रिटेल लोन्स को एज अ परसेंटेज ऑफ लोन बुक देखते हैं तो रिटेल लोन्स एक्चुअली में 2017 में कुछ 51.8% के आसपास थे, जो 2020 में 63.2% के आसपास हो गए एंड 2021 के अंदर ऑलमोस्ट 67% के आसपास हो गए। एंड अगर जब हम इनकी रिटेल लोन बुक देखते हैं जो ऑलमोस्ट 62.1% की जो आज टोटल लोन बुक है रिटेल लोन्स की, उसमें से भी 34.4% बिलोंग्स टू मॉर्टगेजेस। मॉर्टगेजेस सबसे ज़्यादा लोएस्ट रिस्क प्रोडक्ट है क्योंकि इसके अंदर जो एसेट क्वालिटी इश्यूज हैं सबसे कम रहते हैं। एंड आईसीआईसीआई बैंक मॉर्टगेजेस करके हो सकते हैं क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के पास जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो काफ़ी लो है, वो भी हम अभी चेक करेंगे। एंड इस टाइम पे कोटक बैंक एंड जो लार्ज बैंक्स हैं दे आर एक्चुअली बेसिकली गोइंग फॉर होम लोन्स एज वेल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स आपके पास इतना कम है कि आप होम लोन्स देना अफोर्ड कर सकते हैं 6.5-7% पे। सेकेंडली अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के अंदर इनकी लोन बुक के अंदर और चीज़ें देखते हैं तो लोन बुक में ऑलमोस्ट 22.8% जो लोन बुक है दैट इज मेंट फॉर कॉर्पोरेट एंड अदर्स एंड 9.3% जो लोन्स हैं दैट इज फॉर जो रूरल लोन्स हैं उनके लिए। एंड अगर एक और इनका पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी क्या था जब ये बैंक के अंदर आए थे तो 2018-2019 के अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर जो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी थी काफ़ी ज़्यादा आर्टिकुलेट थी। स्ट्रैटेजी का पार्ट क्या था कि जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं हमारे, जो हायर रेटेड कॉर्पोरेट्स हैं माने जिनकी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा अच्छी है, हम उन्हीं को देंगे। एंड लास्ट 3 इयर्स में एक बार देखते हैं कि इन्होंने किसको लोन्स दिए, कहाँ पे जो मिक्स चेंज हो रहा है कॉर्पोरेट लोन्स में। तो पहला अगर हम यहाँ चेक करते हैं 2018 में तो जो A- एंड अबव कैटेगरी थी माने जो अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले कॉर्पोरेट्स थे वो सिर्फ 46.3% थे बुक के। एंड कॉर्पोरेट लोन्स में ही प्रॉब्लम हुई थी आईसीआईसीआई बैंक को लास्ट साइकिल में। वेराज जो कॉर्पोरेट्स थे जिनकी जो क्रेडिट रेटिंग खराब थी, अगर हम BBB कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे उनका सिर्फ 34.5% के आसपास है लोन बुक में, विच इज एक्चुअली ऑन अ हायर साइड। तो अगर हम BBB वालों की बात करते हैं तो उनका मिक्स हैज बीन बॉट डाउन टू 25%, वेराज जो A- एंड अबव कैटेगरी के इनका आज ऑलमोस्ट 71% तक मिक्स इंक्रीज हो गया। तो सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी की जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं उनमें ऐसे कॉर्पोरेट्स को ही लोन दे रहे हैं जिनकी जो क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। तो ऑलमोस्ट 71% ऑफ द बुक ऐसे कॉर्पोरेट्स के जहां पे क्रेडिट रेटिंग काफी अच्छी है। तो एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी लास्ट 3 इयर्स में जो इनके डिपॉजिट्स हैं काफी फास्ट पेस पे ग्रो करें। अगर हम बैंक का कासा मिक्स देखते हैं तो कासा मिक्स बैंक का ऑलमोस्ट आज कासा एज अ परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटीज 46% के आसपास है। अगर हम एसेट क्वालिटी देखते हैं बैंक की तो 2018 में जब संदीप बख्शी आए थे तो एसेट क्वालिटी में 8.8% के आसपास ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, जो आज गिर के ऑलमोस्ट 5% के आसपास हुए हैं। सो बैंक इज गोइंग थ्रू अ साइकिल ऑफ क्लीन अप एंड दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इन द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। अगर आप इस बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे क्योंकि 2012, 2014, 2016 के अंदर दिस बैंक वाज कॉर्पोरेट हैवी, तो इस बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है एक टाइम पे 2.7% था, फिर बढ़ के 3.6% हुआ, फिर जब साइकिल खराब हुई तो 2017 के अंदर 3.2% के आसपास आ गया।
फिर 2018 में एक बार फिर बढ़ा 3.5% बारे में, एंड 2018 के बाद से आई थिंक जो फाइनेंशियल ईयर 2019 से जब से संदीप बख्शी आए हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज ओनली गोइंग अप टुवर्ड्स वन प्लेस, दैट इज अप। अब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक का घटते जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ फंड आईसीआईसीआई बैंक का इस क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 3.71% के आसपास आ गया, विच इज एक्चुअली इवन लोअर देन एचडीएफसी बैंक। तो ये तो एक और पार्ट है स्ट्रैटेजी की। अगर हमें नंबर्स के अंदर देख रहे हैं कि बैंक एक जो मैनेजमेंट है उनकी स्ट्रैटेजी कैसे प्ले आउट कर रही है, तो बैंकिंग में एनालाइज करना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। सो कमिंग टू द थीसिस पॉइंटर्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, एंड यहाँ पे जो हमने बिगिनिंग में आरओए ट्री की बात करी थी, हम रिटर्न ऑन एसेट ट्री की तरफ वापस आते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम आज आरओए ट्री देखते हैं बैंक में, तो नेट इंटरेस्ट इनकम कुछ 3.3% है, वेयर नॉन इंटरेस्ट इनकम कुछ 1.5% है, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ 1.9% है, एंड जो प्रोविजनिंग है वो जो इनका प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, दैट इज बेसिकली समवेयर क्लोज टू 3.3%। फिर जो इनका क्रेडिट कॉस्ट है, प्रोविजनिंग माने कि ये कितनी प्रोविजनिंग करनी पड़ी खराब लोन्स के अगेंस्ट, तो 1.4% के आसपास है। एंड उसके बाद टैक्स पे करते हैं तो ऑलमोस्ट 0.3% के आसपास टैक्स निकल जाता है। तो एट द एंड इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है इस टाइम पे कुछ 1.79% के आसपास बनता है, एंड अगर हम रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी देखते हैं तो 12% के आसपास है। Whereas by FY24 क्या हो सकता है कि इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है अगर वो इंक्रीज करती है, क्योंकि अगर बैंकिंग सिस्टम के अंदर एसेट क्वालिटी की ग्रोथ वापस आ जाती है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम अगर 3.6% चले जाती है, एंड नॉन इंटरेस्ट इनकम अगर 1.5% आती है, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर 1.9% ही रहता है, क्योंकि बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो 37 to 39% के बीच में ही रहेगा, तो ऑलमोस्ट इनका जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट विल बी 3.2% के आसपास। जिसमें से अगर जो प्रोविजनिंग का अगर इनका जो प्रोविजनिंग का कॉस्ट है या जो क्रेडिट कॉस्ट का कॉस्ट है अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो 0.7% के आसपास आ जाता है, माने अगर एसेट क्वालिटी और इंप्रूव होती है। एंड फिर अगर हम टैक्सेशन लगाते हैं ऑलमोस्ट अगेन 25% के आसपास की, देन इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो कुछ 1.8 to 1.9% के आसपास चले जाता है। तो आरओए इंप्रूव होने के क्लियर लीवर्स हैं इस बिजनेस के अंदर, एंड अगर लेवरेज 8.8x ही रहती है तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं रिटर्न ऑन एवरेज एसेट से, तो इस बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 to 16% तक चले जाएगा, विच इज इन लाइन विद द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ एचडीएफसी बैंक। एंड आई थिंक पूरी डेकेड में इनका जो सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है वापस उतना आ जाएगा। तो बैंक के केस में इट्स क्लियरली अ स्ट्रैटेजी ऑफ टर्न अराउंड। एंड लास्ट डेकेड के अगर हम इनके रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करते हैं तो यहाँ पे 2015 में इनका आरओई 15% था, पर 2016 में जब एसेट क्वालिटी इश्यूज स्टार्ट हुए तो इनका आरओई ऑलमोस्ट 4% के आसपास आ गया। नाउ अगेन जब एसेट क्वालिटी इश्यूज जा रहे हैं तो इनके रिटर्न ऑन इक्विटी हैज स्टार्टेड इंचिंग बैक अप। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। बट आईसीआईसीआई बैंक के केस में एक एंटी थीसिस पॉइंटर ये भी है कि आईसीआईसीआई बैंक लास्ट 2 डेकेड्स में हमेशा जो साइकिल अगेंस्ट थी बेसिकली बैंक्स के, माने कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक को प्रीमियम क्यों मिलते हैं कि जैसे जब वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे रिटेल लोन्स, तो कोटक बैंक एंड एचडीएफसी बैंक वेंट कॉन्ट्रेरियन, तो ये कॉर्पोरेट लोन्स की तरफ चले गए। फिर जब कॉर्पोरेट लोन्स बहुत अच्छा कर रहे थे तो तब एचडीएफसी बैंक वेंट कॉन्ट्रेरियन, एंड तब ये लोग जो रिटेल लोन्स हैं उनकी तरफ चले गए। तो आईसीआईसीआई बैंक में अभी ये देखना बाकी है कि वेदर दे कैन एक्चुअली वॉक द टॉक और नॉट, एंड वेदर बेसिकली अगर ये अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सेकेंडली अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का कंपैरिजन देखते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ एंड कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, तो यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल रेशियोज कंपेयर करते हैं तो एचडीएफसी बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इस टाइम पे 4.1% के आसपास है। आईसीआईसीआई बैंक का सेकंड क्वार्टर ऑफ FY22 में 4% के आसपास आ गए। एवरेज कासा रेशियो आईसीआईसीआई बैंक की 44.1% के आसपास है, वैसे एचडीएफसी बैंक की 46% के आसपास है। वेराज अगर हम दोनों बैंक्स के रिटर्न ऑन एसेट्स को कंपेयर करते हैं तो एचडीएफसी बैंक का क्लियरली इस टाइम पे बेटर है 1.9% एंड आईसीआईसीआई बैंक का 1.8% के आसपास है। प्लस जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं आईसीआईसीआई बैंक के 0.99% है एंड एचडीएफसी बैंक के 0.4% है। एंड एसेट क्वालिटी में अगर हम तीनों बैंक्स का कंपैरिजन करते हैं तो इस टाइम पे एसेट क्वालिटी आईसीआईसीआई बैंक की मीडियम है, कोटक बैंक की भी मीडियम है, एचडीएफसी बैंक की हाईएस्ट एसेट क्वालिटी है। पर कॉस्ट ऑफ फंड्स में आईसीआईसीआई बैंक इज क्लियरली विनिंग एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स आईसीआईसीआई बैंक का 3.71% के आसपास आ गया। एंड ग्रोथ में तीनों बैंक्स इस टाइम पे हाई रहेंगे। आई थिंक कोटक बैंक भी काफी ज्यादा ग्रोथ रिपोर्ट करेगा क्योंकि फाइनली सिस्टम के अंदर ग्रोथ इज कमिंग बैक। तो यहाँ पे वैल्यूएशन को अगर हम चेक करते हैं
तो ओवर द ईयर्स बिफोर 2018 जैसा हम इस चार्ट में भी देख सकते हैं, तो ICICI बैंक यूज टू ट्रेड एट अ ह्यूज डिस्काउंट टू HDFC बैंक, कभी 50% का डिस्काउंट, कभी 60% का डिस्काउंट. बट एवर सिंस संजय बख्शी हैज कम इन, तो ये डिस्काउंट टू HDFC बैंक हैज स्टार्टेड नैरोइंग. अब ये डिस्काउंट 25-30% के आसपास का रह गया. तो हमें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 years में, अगेन एज अ डिस्क्लोजर वी ओन द बिजनेस, सो अगेन नथिंग इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, कि नेक्स्ट 3 years में इस बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम विल बेसिकली डबल फ्रॉम ईयर, एंड इस बैंक का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 1.8 to 2% के आसपास चले जाएगा, जो एनालिस्ट सारे देखते हैं. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 15 to 16% के आसपास जा सकती है. तो यहाँ पे जो डिस्काउंट टू HDFC बैंक है, शायद से ये नहीं रहना चाहिए. इफ दिस टाइम इन द साइकिल अगर ये अपनी एसेट क्वालिटी को डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं, तो इस बारी जो डिस्काउंट है आई थिंक वो फाइनली ब्रिज हो सकता है, क्योंकि जो ग्रोथ प्रोफाइल है बैंक का, कोटक बैंक और HDFC बैंक जितना ही है. एंड एक्चुअली जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो एक्चुअली में HDFC बैंक से सस्ते हैं, एंड ऑलमोस्ट जो जितना कोटक बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स है उतने ही कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं. तो आई थिंक ये डिस्काउंट लॉजिकली ज़्यादा मेंटेन नहीं रहना चाहिए, बट आई थिंक नेक्स्ट 2-3 years में पता लगेगा कि क्या ये डिस्काउंट ब्रिज होता है या नहीं होता. तो जस्ट इन कंक्लूजन क्या की थीसिस पॉइंटर्स हैं. फर्स्ट की थीसिस पॉइंटर है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है. सेकंड की थीसिस पॉइंटर्स है कि जो इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है, साथ साथ इंक्रीमेंटल ROA में इंप्रूवमेंट हो सकती है. फोर्थ की थीसिस पॉइंटर्स इज प्रोडक्ट मिक्स चेंज. एंड लास्ट की थीसिस पॉइंटर्स इज जो इस टाइम पे सारे बैंक्स के अंदर है कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा स्टेबल रहता है. एंड एक्चुअली में वी आर सीइंग साइंस ऑफ ग्रोथ कमिंग बैक टू द इंडियन इकोनॉमी. एंड साथ साथ लिंक टू दिस वी आर डूइंग अ वेबिनार ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर. एंड रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हम ऐसे जो डेवलपर्स हैं उनकी बात करेंगे विच एक्चुअली मीट आर क्लीन अकाउंटिंग चेक्स. लिंक टू द वेबिनार इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. क्या ICICI बैंक आपको लगता है कि कैन इट बी द नेक्स्ट HDFC बैंक, या क्या इनकी वैल्यूएशन का जो गैप है बिटवीन HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, क्या ये ब्रिज हो सकता है? क्योंकि ग्रोथ परफॉर्मेंस तो एक्चुअली में ICICI बैंक की लास्ट 8 to 10 क्वार्टर्स में बेटर रही है HDFC बैंक से. हम यहाँ पे लास्ट की डेटा पॉइंट देखते हैं तो Q4 FY19 से लेके अभी तक अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखते हैं तो ICICI बैंक हैज कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म्ड HDFC बैंक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ. सेकेंडली अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ देखते हैं तो ICICI बैंक ने अगेन HDFC बैंक को आउट परफॉर्म करा है Q4 FY19 से लेके अभी तक इन टर्म्स ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम. बट इट रिमेन्स टू बी सीन क्या कि ICICI बैंक इस परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाते हैं. अगर नेक्स्ट 3 years में मेंटेन कर ली तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये जो दोनों की वैल्यूएशन के बीच का ब्रिज है ये शायद से कोलैप्स हो जाएगा. इन दोनों से जो सिमिलर मल्टीपल है उस पर ट्रेड करेंगे. एंड साथ साथ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ऐसा लगता है कि होएगा या नहीं होएगा. एंड ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए. वेदर शुड इट बी ऑन सोना कॉमस्टार और शुड इट बी ऑन मैस्टेक. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC. जय हिंद.